का शुभारंभ करें, लोकार्पण करें। 15 करोड़ 89 लाख की लागत की ये परियोजना रोपवे की 12 ट्रॉलियों से युक्त है, जिसमें एक ट्रॉली में 6 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। रोपवे मंदिर में 3 मिनट में पहुंचेगा और 1 घंटे में 400 लोगों का परिवहन इसके द्वारा होगा। इस रोपवे के माध्यम से वृद्ध और बीमार लोग जिनमें धार्मिक अभिलाषा है उसको पूर्ण करने हेतु ये वैकल्पिक व्यवस्था आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हम सबको सौंपी गई है। आप जोरदार तालियां बजाएं इन शुभ अवसर के लिए। वृंदावन से मथुरा तक एक क्रूज का भी लोकार्पण आज किया जा रहा है, जिससे वृंदावन मथुरा की सुंदर झांकी के दर्शन दर्शकों को सुलभ होंगे और इसके माध्यम से उत्तर प्रदेश पर्यटन के विकास को और गति मिलेगी। मैं पुनः अनुरोध करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से, कृपया बटन दबाकर इस क्रूज का भी लोकार्पण करें। आप सभी जोरदार करतल ध्वनि से इन क्षणों की शोभा को और बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुत बहुत धन्यवाद। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों से विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात हमें प्राप्त होने जा रही है। ये 178 विकास परियोजनाएं जिनकी लागत 1037 करोड़ है, उनमें 139 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और 39 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों से संपन्न होगा। मैं बहुत ही आदर के साथ विनम्र अनुरोध करूंगी कि एक बार कृपया पुनः बटन दबाकर इन विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करें। इनमें उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की 8 परियोजनाएं, मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण की 4, नगर निगम मथुरा की विभिन्न 2 परियोजनाएं, अन्य कार्यदायी संस्थाओं की परियोजनाओं का लोकार्पण, उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की 16 परियोजनाओं का शिलान्यास, मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण की 17 परियोजनाएं, नगर निगम की तमाम परियोजनाएं, कुल मिलाकर इन सारी परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज किया। मैं चाहूंगी कि एक बार दमदार तालियां मंच तक पहुंचाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबके लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं, जिनके नेतृत्व और दिशा निर्देशन में उत्तर प्रदेश का विकास तो हुआ ही है, लोक कल्याण के साथ जनमानस की आस्था और विश्वास को भी सम्मान मिला है। बिना किसी विभेद के आम जनमानस की सुरक्षा और समृद्धि को संकल्पित माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत ही आदर के साथ विनम्र अनुरोध करूंगी, कृपया अपने आशीर्वचनों से हम सब का 400 एकड़ भूमि में वृंदावन के नगरीय सीमा के भीतर स्थानीय प्रजातियों से भरा एशिया के सबसे बड़े नगरीय वनों में से एक सौभरी वन विकसित कर रहा है, जिसमें वॉकिंग ट्रेल, योगा हट, विश्राम पीठिकाएं एवं बृहद कालीदह जलाशय, वाच टावर एवं आर्द्र भूमि की जल राशियां इत्यादि विकास के अंतिम चरण में है। बांके बिहारी मंदिर से मात्र 3 किलोमीटर दूर स्थित यह रमणीय वन खंड वृंदावन की भीड़ से बाहर श्रद्धालुओं के लिए शांति, विश्राम तथा स्फूर्तिदायक मनोहारी वातावरण प्रदान करने की ओर अग्रसर है। यमुना तट पर स्थित देवराह बाबा घाट से जुड़े 150 एकड़ कुंभ क्षेत्र को ब्रज प्रजाति के पौधों से आच्छादित किया गया है, जिसमें लैंडस्केपिंग एवं हरितवान संवर्धन प्रगति पर है। वृंदावन में बढ़ती बंदरों की संख्या को नियंत्रित एवं विस्थापित करने के लिए भी ये नए वन क्षेत्र कालांतर में उपयोगी सिद्ध हो सकेंगे। आज अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से जिले की कई परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया जाना है। मथुरा नगर के राजकीय संग्रहालय के निकट मुक्त आकाशीय रंगमंच, जो जीर्ण शीर्ण एवं मृत प्राय था, 19.62 करोड़ रुपए की धनराशि से पुनर्जीवित कर 5 जन्य प्रेक्षागृह के रूप में आधुनिक सुविधाओं से युक्त 859 दर्शकों की क्षमता के साथ विकसित किया गया है। अपनी अनुपम स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध गोवर्धन स्थित पुरातत्व के धरोहर कुसुम सरोवर की छतरियां उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा की गई फसाड लाइटिंग से अपने भव्यतम सौंदर्य के साथ चमक उठी। कुसुम सरोवर पर श्री कृष्ण लीला से संबंधित थीम पर 5.26 करोड़ रुपए की धनराशि से
भक्तिमय एवं आनंददायक लाइट एंड साउंड शो विकसित किया गया है। राधा रानी मंदिर बरसाना ऊंची पहाड़ी पर स्थित होने के कारण वृद्ध एवं चलने में अक्षम श्रद्धालुओं के लिए दुर्गम था। यहाँ 15.89 करोड़ रुपए की लागत से मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण द्वारा PPP मॉडल पर 12 गंडोलों से युक्त रोप वे का निर्माण कराकर श्रद्धालुओं हेतु वैकल्पिक पहुंच विकसित किया गया है। बलिदानियों के प्रति श्रद्धा एवं सम्मान का प्रतीक लक्ष्मण शहीद स्मारक भवन वृंदावन में जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा था, जिसका 10.11 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्निर्माण कराकर भव्य सामुदायिक केंद्र का रूप दिया गया है, जो बड़े हॉल, डोरमेट्री एवं 35 वाहनों की पार्किंग से युक्त है। महाकवि सूरदास जी की साधना एवं समाधि स्थली चंद्र सरोवर अपने विकास की प्रतीक्षा में था। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा परिसर में पाथवे, प्रकाश व्यवस्था, छतरियां, द्वार एवं पार्किंग आदि के साथ सूरदास ब्रज भाषा अकादमी एवं पुस्तकालय भवन 7.45 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। यमुना नदी में जल विहार एवं मथुरा वृंदावन के घाटों तक वैकल्पिक पहुंच उपलब्ध कराने हेतु वातानुकूलित एवं फूड कोर्ट से युक्त क्रूज का संचालन PPP मॉडल पर मथुरा क्रूज लाइन के माध्यम से किया जा रहा है। यमुना एक्सप्रेस वे से वृंदावन में भारी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं को पार्किंग सुविधा प्रदान करने के लिए पर्यटक सुविधा केंद्र वृंदावन के निकट मथुरा वृंदावन नगर निगम द्वारा 40.95 करोड़ रुपए की लागत से 285 कार एवं 156 दोपहिया वाहनों की क्षमता एवं आधुनिक सुविधा से युक्त मल्टी लेवल कार पार्किंग विकसित की गई है। मथुरा वृंदावन नगर निगम नगर पालिका के जनरलगंज स्थित पुराने भवन में संचालित था, जिसे कृष्णा नगर में नगर विकास विभाग द्वारा 46.97 करोड़ रुपए की लागत से 67 कार पार्किंग एवं आधुनिक सुविधाओं से युक्त 4 मंजिला आलीशान भवन निर्मित किया गया है। मथुरा एवं वृंदावन नगर की सुरक्षा एवं यातायात की निगरानी हेतु 1000 कैमरों को एकीकृत कर नगर निगम द्वारा सेफ सिटी परियोजना विकसित की गई है। गोवर्धन तहसील पहले डीग रोड पर स्थित एक पुराने अस्पताल में संचालित थी। गोवर्धन के राधा कुंड में राजस्व विभाग द्वारा आवश्यक सुविधाओं से युक्त 7.93 करोड़ रुपए की लागत से आलीशान तहसील भवन का निर्माण कराया गया है। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद अपनी पूर्ण निष्ठा एवं क्षमता के साथ ब्रज सांस्कृतिक धरोहरों की पुनः प्रतिष्ठा के लिए कार्यरत है। कृष्णम वंदे जगत गुरु। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अब रोपवे भी आज प्रारंभ हो गया है। हमें हमारे बुजुर्ग संत जो पहले पैदल ही चढ़ जाते थे, मैं आज पूज्य फुलडोल जी महाराज को देख रहा था। इस उम्र में भी मैं सचमुच उनका सम्मान करूंगा, उनको नमन करूंगा। इस उम्र में भी उनके मन में इच्छा शक्ति वही जज्बा। ठीक है, शरीर का उम्र के साथ एक भौतिक काया है, वह अपना एक समय तक साथ देता है, लेकिन जज्बा है। एक समय था संत पूरी परिक्रमा करते थे, कई बार वहां जाते थे, लेकिन समय के अनुरूप उस प्रकार की सुविधा देना यह स्थानीय प्रशासन और शासन की जिम्मेदारी बनती है। और आज PPP मोड पर यह सुविधा बरसाना के लिए उपलब्ध हो चुकी है। यहां पे भी सुविधाएं होनी चाहिए और मुझे लगता है विरासत के संरक्षण, उसकी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखते हुए उसको विकास की एक नए कलेवर के रूप में हमें प्रस्तुत करना, यह आज की आवश्यकता है। इसके साथ ही यहाँ पे गोवर्धन की तहसील भवन का भी लोकार्पण हो रहा है। वहां के माननीय विधायक जी को मैं हृदय से इसके लिए बधाई देता हूं। अन्य विकास से जुड़े हुए तमाम कार्य आज यहाँ पर हम लोग आज यहाँ पे आज उसका लोकार्पण कर रहे हैं और विकास की भी तमाम योजनाओं का, जिसमें गोकुल बैराज की अपस्ट्रीम में, जहां पर हम सब की आस्था और मान्यता है कि वासुदेव जी ने भगवान कृष्ण को गोकुल तक पहुंचाने का काम वहीं पे यमुना जी को पार किया था, वहीं वासुदेव वाटिका का निर्माण भी हम लोग करने जा रहे हैं। और बड़ी
यानी लगभग 45 करोड़ रुपए की लागत से उसकी एक बड़ी योजना हम लोगों ने तैयार की है उसको आगे बढ़ाने के लिए। एक पर्यटन जन सुविधा केंद्र बरसाना के लिए भी आज यहाँ पे स्वीकृत हुआ है। इसी प्रकार से और भी अन्य विकास की योजनाओं को लेकर के आज यहाँ पे कार्य प्रारंभ होने जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, आज हम सब जब यहां पर आए हैं, मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि ये जो डबल इंजन की सरकार है, ये आपकी आस्था का सम्मान करते हुए आपको विकास के पथ पर आगे बढ़ाना चाहती है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो हम सबके सामने एक लक्ष्य तय किया है, 2047 तक भारत को विकसित भारत के रूप में स्थापित करना। लेकिन केवल विकसित भारत नहीं होगा, उसमें विरासत भी होगा और विकास भी होगा, दोनों का समन्वय होगा। गुलामी के अंशों को हमें सर्वथा समाप्त करना है और गुलामी के अंशों को समाप्त करते हुए हमें एक नए भारत का, जो अपने विरासत पर भी गौरव की अनुभूति करता हो, विकास को उसके साथ जोड़ करके नए कलेवर के रूप में स्थापित करता हो। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी इसी बात का संदेश हम सबको देता है। हमें वर्तमान की इन चुनौतियों को समझना पड़ेगा जो हम सबके सामने है, भारत के सामने है, सनातन धर्म के सामने। याद रखना, जो चुनौती सनातन धर्म के सामने है वही भारत की चुनौती है, और जो भारत की चुनौती है वही सनातन धर्म की चुनौती है। दोनों एक दूसरे से अपने आप को अलग नहीं कर सकते, कोई एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता। और मैं तो आज पूज्य संतों का आह्वान करूंगा, इस समय है उनको स्वयं आगे आकर के पूरे समाज को एकजुट करने के सावधान के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। याद करिए, अगर हमने तनिक भी भूल की, ये समाज फिर से बटा और जो साजिशें हो रही हैं अगर वे सफल हुई तो बांग्लादेश के अंदर जो कुछ हो रहा है, हिंदुओं पर जो यातनाएं ढाई जा रही हैं, आप देख रहे होंगे किस प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। हमारा मठ, हमारा मंदिर, हमारी उपासना विधि, हमारा शास्त्र, हमारे दर्शन, हमारी साधना पद्धति तभी संरक्षित हो पाएगी, तभी सुरक्षित हो पाएगी जब ये सनातन धर्म है और ये देश सुरक्षित है और बृहद हिंदू समाज सुरक्षित है। हमें इसके लिए कार्य करना होगा, लगातार कार्य करना होगा, प्रयास करना होगा, एक एक को जोड़ना पड़ेगा, एक एक को अपने साथ जोड़ना पड़ेगा। भेदभाव के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। विभाजनकारी उन ताकतों को बेनकाब करना होगा जो केवल अपना उल्लू सीधा करने के लिए समाज को बांटना चाहती है, तमाम वादों के आधार पर बांटना चाहती है। उनके लिए राष्ट्र की कीमत पर राजनीति उनके लिए अभिष्ट हो गई, लेकिन हमारे लिए राष्ट्र सर्वप्रथम है। राष्ट्र की कीमत पर कोई राजनीति नहीं हो सकती। हमें चुनना होगा, पहले राष्ट्र को चुनेंगे, उसके लिए किसी भी प्रकार के बलिदान देने के लिए तैयार होंगे, लेकिन उसकी कीमत पर कोई राजनीति स्वीकार्य नहीं है। लेकिन आज जिस प्रकार के दृश्य दिखाई दे रहे हैं, जिस प्रकार की बातें हो रही हैं, जिस प्रकार की चीजें चल रही हैं, आपने देखा होगा इन सब के मुंह बंद है बांग्लादेश की घटना पर। कोई बोलना नहीं चाहता क्योंकि उन्हें भय है, अगर वो बोलेंगे तो उनके वोट बैंक खिसकते हुए दिखाई देंगे। उनके पैरों के नीचे की जमीन जिस पर वे लोग खड़े हैं, वे अंगारे उनको ही जलाते हुए दिखाई दे रहे होंगे, और इसलिए वे मौन हैं, बोल नहीं सकते। जो लोग दुनिया के अंदर अन्य मुद्दों पर बोलते हैं, मुखर होकर के बोलते हैं, उनको फिलिस्तीन दिखाई देता है, लेकिन बांग्लादेश नहीं दिखाई देता। उनको दुनिया के अंदर अन्य जगह दिखाई देती है, लेकिन बांग्लादेश नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहां मंदिर तोड़े जा रहे हैं और हिंदू मारा जा रहा है, संतों पर अत्याचार हो रहा है। और इसीलिए
हम सबको वर्तमान की चुनौतियों को देखना पड़ेगा। याद करना, 1947 के पहले बांग्लादेश भी भारत का हिस्सा था। हमें ये नहीं भूलना चाहिए। और 1971 में बांग्लादेश को बचाने में हमारे सैनिकों ने भी बलिदान दिया था। हजारों सैनिकों ने बलिदान दिया था। पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी। पाकिस्तान के 95,000 से अधिक सैनिकों को भारत के बहादुर जवानों के सामने समर्पण करना पड़ा था। और विश्व के इतिहास में किसी भी सेना की सबसे बड़ी विजय थी जो 1971 में भारत की सेना ने करके दिखाया था। इसलिए हम सबको वर्तमान में अपने आप को उसके लिए तैयार करना होगा, देखना होगा। ये देश रहना चाहिए, सनातन धर्म हर हाल में रहना चाहिए, हमारी विरासत का हर हाल में संरक्षण होना चाहिए। और उसी विरासत के संरक्षण की दिशा से ये विकास के कार्य उसके साथ जोड़े जा रहे हैं, उसको आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा ये ब्रज क्षेत्र अपनी इस विरासत को संरक्षित करते हुए निरंतरता को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ेगा, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि केंद्र और राज्य शासन दोनों मिलकर के इस अभीष्ट लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए जो कुछ भी सर्वोत्तम होगा वो हम करेंगे, हम लोग करेंगे, कहीं पीछे नहीं हटेंगे, किसी भी स्थिति में पीछे नहीं हटेंगे, कभी पीछे नहीं हटेंगे। इसके लिए जो भी प्रयास करने होंगे। और आज मुझे प्रसन्नता है कि आज से 7 वर्ष पहले जब यूपी की चर्चा होती थी, यूपी की चर्चा किन मुद्दों पर होती थी? मथुरा में मोबाइल रिपेयरिंग की एकमात्र दुकान जसवंत टेलीकॉम। विजिट करें जसवंत टेलीकॉम, मंडी चौराहे के पास, हाईवे प्लाजा के सामने। मोबाइल रिपेयरिंग और एसेसरीज का होलसेल व रिटेल के उचित विक्रेता। मथुरा की नंबर 1 शॉप जसवंत टेलीकॉम भी एक बार जरूर विजिट करें। द बेस्ट मोबाइल रिपेयर ऑल ओवर इंडिया। मोबाइल नंबर 9837851017।